तो दोस्तों आज की लड़ाई सीधी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरखपुर पीठ के महंत बुलडोजर वाले बाबा, दूसरी तरफ अमित शाह भारत के गृह मंत्री, भाजपा के चाणक्य और वो इंसान जिन्हें देखते ही विपक्ष को पसीना आ जाता है। और सबसे बड़ा सवाल जो आप भी सोच रहे हैं, 2029 के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन रुकिए, इससे भी पहले एक और सवाल है जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। इन दोनों में से एक ऐसा नेता है जिसने बिना एक भी वोट मांगे कई बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी, और दूसरा ऐसा है जिसने 26 साल की उम्र में संसद में कदम रखा और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आज हम इन दोनों की तुलना करेंगे 10 राउंड्स में। हर राउंड में एक विजेता होगा और अंत में हम तय करेंगे असली नंबर 1 कौन है। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 10, राजनीतिक शुरुआत। कहाँ से आए ये दोनों। अब यहाँ एक बात बताऊं जो शायद आप नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। हाँ, बिल्कुल सही सुना। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 8 जून 1972 को एक वन अधिकारी के घर जन्मे अजय बिष्ट ने गणित में स्नातक किया। उसके बाद गोरखपुर आए, गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ के संपर्क में, और फिर जो हुआ उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया। अब यहाँ वो चौंकाने वाला तथ्य जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बने। उस समय वो लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। जैसे कहते हैं, नो नगद न तेरह उधार। योगी ने राजनीति में जो मांगा वो नगद मिला, सीधे संसद की सीट। और 2017 में तो इतिहास ही पलट गया। भाजपा को उत्तर प्रदेश में 312 सीटें मिली और सबको लग रहा था कोई बड़ा पुराना नेता मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन दिल्ली से जो नाम आया वो था योगी आदित्यनाथ। खुद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उस रात हैरान थे। अब बात करते हैं अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह 14-15 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। और यहाँ वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, 1980 के दशक में अमित शाह अहमदाबाद के एक सहकारी बैंक, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक बने। वहीं से उन्होंने अपनी असली राजनीतिक नींव रखी। राजनीति में कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते हैं, लेकिन अमित शाह ने बिना गरजे बरसना सीखा। और एक और मुहावरा याद है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अमित शाह की पूरी राजनीतिक यात्रा इसी का उदाहरण है। अमित शाह 1997 में पहली बार गुजरात विधानसभा पहुंचे, सरखेज सीट से। राउंड 10 का फैसला। दोनों की शुरुआत अलग अलग रास्तों से हुई। योगी का रास्ता आध्यात्म था, अमित शाह का संगठनात्मक। इस राउंड में बराबरी। लेकिन रुकिए, अभी मन में एक सवाल आया होगा, इन दोनों में जो असली चाणक्य है वो कौन से दौर में अपनी असली ताकत दिखाएगा। इसका जवाब मिलेगा राउंड 7 में। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। राउंड 9, संगठन शक्ति। पार्टी को जोड़ने में कौन आगे। यहाँ मुकाबला असल में बेमेल है, और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि किसी को नीचा दिखाऊं, यह तथ्य है। अमित शाह 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2014 में 282 सीटें जीतीं, 2019 में 303 सीटें जीतीं। 2014 से 2020 के बीच भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों के साथ। जैसे कहते हैं, एक और एक 11 होते हैं। अमित शाह ने भाजपा के साथ यही किया, एक सदस्य जोड़कर पार्टी को 11 गुना मजबूत किया। और वो चौंकाने वाला तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से हर एक क्षेत्र का खुद दौरा किया था। हर बूथ का डेटा उनके पास था। सोचिए, 403 क्षेत्र, हर एक का व्यक्तिगत दौरा। यह कोई नारेबाजी नहीं, यह जमीनी मेहनत है। कहते हैं बिन मेहनत के फल नहीं मिलता, और अमित शाह इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अब योगी की बात करें। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश को संगठित करने में लगे हैं। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की जीत हुई, और इसे योगी की व्यक्तिगत उपलब्धि माना गया। लेकिन जब बात राष्ट्रीय संगठन की आती है, अमित शाह का कोई जवाब नहीं। राउंड 9 का फैसला अमित शाह जीते। राउंड नंबर 8, कानून और व्यवस्था। अपराध पर किसकी पकड़। यह दौर सबसे दिलचस्प है, और यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको चौंका देगी, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले तथ्य सुनिए।
2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी? गुंडागर्दी, माफिया राज और पुलिस का डर अपराधियों को नहीं बल्कि आम लोगों को। 2017 में योगी सत्ता में आए और फिर जो हुआ, 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10,900 से ज़्यादा मुठभेड़ की। दर्जनों बड़ी माफिया या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, जो नाम कभी अखबारों की सुर्खी हुआ करते थे, वो आज इतिहास के हिस्से हैं। बुलडोजर, जो योगी का पर्याय बन गया, यह सिर्फ एक नीति नहीं बनी, यह एक संदेश बन गया। अब वो चौंकाने वाला तथ्य, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद डकैती और लूट के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश, जो कभी अपराध के मामले में देश में सबसे ऊपर की पंक्ति में था, वो पीछे हटने लगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत उत्तर प्रदेश में बदल गई। लाठी अब कानून के हाथ में है। अब अमित शाह गृह मंत्री बने 2019 में, और 2019 में ही धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर से 37 साल बाद जो नहीं हो पाया, वो 5 अगस्त 2019 को हो गया। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है 2019 के बाद। लेकिन दोस्तों, जमीनी कानून व्यवस्था की बात करें, जो आम आदमी रोज देखता है, तो इस मैदान में योगी का काम ज़्यादा दिखता है। जो दिखता है वही बिकता है, और यहाँ योगी ज़्यादा दिखते हैं। राउंड 8 का फैसला योगी जी जीते। अब एक पल के लिए रुकें। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर योगी इतने असरदार हैं तो फिर अमित शाह को भाजपा का चाणक्य क्यों कहते हैं? इसका जवाब मिलेगा दौर नंबर 7 में, और जो जवाब आएगा वो आपको हैरान कर देगा। राउंड नंबर 7, चुनावी रणनीति जादूगर कौन? यह वो दौर है जहां खेल पलटता है। अमित शाह को भाजपा का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहते। सुनिए ये आंकड़े, 2014 282 सीटें, 2019 303 सीटें, उत्तर प्रदेश 2017 312 सीटें, गुजरात 2022 156 सीटें। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 2014 से 2022 के बीच अमित शाह की राजनीति की छाया में भाजपा ने 20 से ज़्यादा राज्यों में सरकार बनाई। लेकिन अब वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो इस कहानी को एक अलग मोड़ देता है। 2005 से 2007 में अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। उस समय सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ कांड में उनका नाम आया। 2010 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। करीब 3 महीने जेल में रहे। बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, और इसके बाद 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो इंसान जेल से निकलकर देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए और फिर 303 सीटें दिलाए, यह राजनीति की सबसे अविश्वसनीय वापसी है। जैसे किसी शायर ने कहा है, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अमित शाह मैदान में गिरे और उठकर और मजबूत हो गए। अब योगी की चुनावी ताकत की बात करें, 2022 में उत्तर प्रदेश इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पूरे 5 साल की सरकार चलाने के बाद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बहुमत पाया। योगी ने 273 सीटें जीती। यह उनकी व्यक्तिगत छवि का परिणाम था। लेकिन जब बात राष्ट्रीय चुनावी रणनीति की आती है, अमित शाह अकेले खिलाड़ी हैं। अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन अमित शाह ने अकेले ही भाड़ फोड़ा, यह बात अलग है। राउंड 7 का फैसला अमित शाह जीते। और अब एक नया सवाल, अगर अमित शाह इतने बड़े रणनीतिकार हैं तो 2024 के चुनाव में क्या हुआ? वो जवाब बहुत दिलचस्प है, और इसका सीधा असर प्रधानमंत्री की कुर्सी की दौड़ पर है। वो आएगा राउंड 2 में। राउंड नंबर 6, जनता से जुड़ाव, दिल कौन जीतता है? यहाँ खेल बिल्कुल उलट जाता है। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, और यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। जनता भगवा वस्त्र, उनकी बातें, उनकी भाषा, यह उत्तर प्रदेश की आम जनता से सीधे जुड़ती है। और वो तथ्य है जो आप शायद नहीं जानते, गोरखनाथ पीठ के महंत के तौर पर योगी आदित्यनाथ हर साल मकर संक्रांति के खिचड़ी मेले में लाखों लोगों को खुद खिचड़ी परोसते हैं। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह परंपरा जारी है। एक मुख्यमंत्री जो खुद थाली लेकर लाखों लोगों को खाना परोसे, यह छवि अमित शाह के पास नहीं है। मीठे बोल और सच्चे काम, दो चीजें दिल जीतती हैं, और योगी के पास दोनों हैं। अमित शाह एक संगठन करता है, वो जनसभाओं में बोलते हैं, लेकिन उनकी छवि कभी जनता के बीच वाले नेता की उतनी नहीं बन पाई।
चिकना घड़ा जिस पर पानी नहीं ठहरता। अमित शाह पर आरोप तो खूब लगे, लेकिन जन नेता की छवि उतनी नहीं चिपकी। जो बोए सो काटे। योगी ने जनता के बीच जो बोया उसी की फसल 2022 में काटी। राउंड 6 का फैसला योगी जीते। राउंड 5 आर्थिक उपलब्धियां, पैसा किसने बनाया। और यहाँ एक बात जो मैं बाद में बताऊंगा, उसका असर इस पूरे मुकाबले पर पड़ेगा। पहले योगी। 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2023 तक उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यह झूठ नहीं, एक आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2017 में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में 25 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। 2018 में हुए उत्तर प्रदेश निवेश सम्मेलन में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। 2023 में हुए वैश्विक निवेश सम्मेलन में 33 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज वो निवेश का गढ़ बन रहा है, जहां चाह वहां राय। योगी ने उत्तर प्रदेश को यही रास्ता दिखाया। अब अमित शाह। 2021 में जब सहकारिता मंत्रालय बना, इसकी कमान अमित शाह को दी गई। और यहाँ वो तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अमित शाह के नेतृत्व में 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत हुई। 700 से ज़्यादा जिलों में सहकारी अनाज भंडार बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलना था। राउंड 5 का फैसला योगी जीते जमीनी आर्थिक बदलाव के मामले में। अब तक का स्कोर देखें, अमित शाह 2 दौर जीते, योगी 2 दौर जीते, 1 दौर बराबरी। बाकी के 5 दौर तय करेंगे असली विजेता कौन है। और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री की कुर्सी बने रहिए, सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। राउंड नंबर 5 विवाद और उनसे निपटना। दबाव में कौन टूटा। यह दौर सबसे मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ दोनों की असली परीक्षा हुई। अमित शाह के विवाद। पहला, 2010 में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में गिरफ्तारी, करीब 3 महीने जेल में, बाद में अदालत ने बरी किया। दूसरा, 2019 में एक चुनावी रैली में उनके भाषण पर आपत्ति हुई। चुनाव आयोग ने उनके प्रचार पर कुछ समय के लिए रोक लगाई, लेकिन अमित शाह ने हर विवाद से सीखा और आगे बढ़े। आंधी में दिया जलाए रखना, यही असली हिम्मत है। अब योगी के विवाद। 1999 में योगी के काफिले पर हमला हुआ था। 2021 में लखीमपुर खीरी घटना के बाद योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठे। कोविड-19 के दौरान गंगा में शव मिलने की खबरों ने उनकी सरकार की बड़ी आलोचना कराई। हालांकि सरकार ने बाद में स्थिति संभाली, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों नेता विवादों से और मजबूत होकर निकले। पत्थर पर चोट लगती है तो चिंगारी निकलती है, और इन दोनों ने विवादों से चिंगारी निकाली। और कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। विपक्ष ने दोनों पर बहुत इल्जाम लगाए, लेकिन जनता ने दोनों को बार बार चुना। राउंड 4 का फैसला बराबरी। दोनों ने अपने अपने विवाद झेले और मजबूत हुए। राउंड नंबर 3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। यह खेल बिल्कुल साफ है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 अगस्त 2019 धारा 370 हटाई गई। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। 37 साल बाद जो नहीं हो पाया था, अमित शाह ने वो कर दिखाया। और अब वो तथ्य जो सबसे कम लोग जानते हैं, अमित शाह वो एकलौते गृह मंत्री हैं जिन्होंने एक साथ 3 प्रमुख कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संसद से पास कराए। यानी ब्रिटिश काल के 3 मुख्य कानूनों को एक झटके में बदल दिया। 1960 से चला आ रहा भारतीय दंड संहिता, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, वो अब इतिहास है। यह कोई छोटी बात नहीं। अब योगी की राष्ट्रीय पहचान उनके राज्य तक सीमित रही है, लेकिन 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी छवि वैश्विक हिंदू समुदाय में मजबूत हुई। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अयोध्या ने सदियों का इंतजार किया और योगी के कार्यकाल में वो घड़ी आई। यह योगी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता में अमित शाह आगे हैं। राउंड 3 का फैसला अमित शाह जीते।
राउंड नंबर 2, नेतृत्व शैली और 2024 का असर। और यहाँ वो बात जिसका मैंने दौर 7 में वादा किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 272 सीटें मिली, 2019 की 303 सीटों से कम। और सबसे बड़ा झटका कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से मात्र 33 सीटें जीत पाई। यह योगी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था और इसके बाद दोनों के बीच की दूरी के बारे में अटकलें चलने लगीं। दोनों नेताओं की शैलियां बिल्कुल उलट हैं। योगी सामने से नेतृत्व, वो खुद मैदान में रहते हैं, उनकी छवि एक योद्धा संत की है। अमित शाह पर्दे के पीछे से नेतृत्व, वो रणनीति बनाते हैं, दूसरों को आगे कहते हैं। दो तलवारें एक म्यान में नहीं समाती और यही राजनीतिक सच्चाई है। 2024 के बाद यह सवाल और तीखा हो गया कि अगर भाजपा को अपना अगला चेहरा चुनना हो तो वो चेहरा कौन होगा? और यहाँ एक बात जो आपको हैरान कर देगी, उसका जवाब आएगा दौर नंबर 1 में। राउंड 2 का फैसला बराबरी। दोनों की शैलियाँ अलग अलग हैं, मौकों पर काम करती हैं। राउंड नंबर 1, अगला प्रधानमंत्री तथ्यों की कसौटी पर। यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब देने से पहले कुछ तथ्य रखते हैं जो आपको इस बारे में खुद सोचने पर मजबूर करेंगे। तथ्य 1, नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगले आम चुनाव 2029 में होंगे। तथ्य 2, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इतिहास गवाह है कि जो उत्तर प्रदेश जीते वो दिल्ली के करीब। तथ्य 3, अमित शाह मोदी के सबसे करीबी राजनीतिक साथी हैं, लेकिन इतिहास में जो नंबर 2 रहा वो नंबर 1 कब बना यह कभी तय नहीं होता। नंबर 4, भाजपा में कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ है, न अमित शाह न योगी। तथ्य 5, 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के कारण योगी की राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठे। वहीं अमित शाह का राष्ट्रीय कद और मजबूत हुआ। अब तराजू पर रखें। योगी के पक्ष में देश के सबसे बड़े राज्य की कमान, हिंदू राष्ट्रवादी मतदाताओं में गहरी पकड़, 2022 में ऐतिहासिक दूसरी जीत, राम मंदिर निर्माण से जुड़ी अमर छवि, 2029 में मात्र 57 वर्ष उम्र के मामले में फायदे में है। अमित शाह के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अनुभव, गृह मंत्री के तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा की कमान, भाजपा के संगठन पर सबसे मजबूत पकड़, मोदी के साथ सबसे गहरा और पुराना राजनीतिक रिश्ता। लेकिन दोस्तों, यह एक बड़ा पेंच है। भारतीय राजनीति में कभी भी कुछ भी तय नहीं होता। जो आज नंबर 1 है कल वो कहाँ होगा यह ना कोई ज्योतिषी जानता है ना कोई टीवी एंकर। जैसे कहा जाता है, सियासत का दस्तूर निराला है यारों, यहाँ आज का राजा कल फकीर भी हो जाता है और राजनीति ने यही सिखाया है। अमित शाह 3 राउंड्स जीते, योगी आदित्यनाथ 3 राउंड्स जीते, 3 राउंड्स में बराबरी, खुला एक दौर। और यही इस मुकाबले का सबसे ईमानदार जवाब है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं। अमित शाह राष्ट्रीय रणनीति और संगठन में बेजोड़, योगी जमीनी शासन और जनसंपर्क में बेमिसाल। एक नेता वो है जो पर्दे के पीछे से चाल चले और दूसरा वो है जो मैदान में उतर कर लड़े। दो तलवारें एक म्यान में नहीं समाती, लेकिन भाजपा ने इन दोनों को एक साथ रखा है और यही भाजपा की असली ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा यह तथ्य नहीं तय करेगा, यह समय तय करेगा, यह जनता तय करेगी और यह 2029 तय करेगा। आपके हिसाब से अगला पीएम किसे बनाना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।